चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। नेपोलियन के अपने ही उसके दुश्मन। नेपोलियन ने प्रेसबर्ग में शांति लागू की, जिसकी वजह से जर्मनी राज्य को टुकड़ों में विभक्त करना पड़ा। ऑस्ट्रिया को जर्मनी व इटली से अलग कर दिया गया। नेपोलियन रूस विजय के बाद वापस पेरिस लौट आया। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, मगर फिर भी उसके वफादार न रहे। उसने अपने भाई जोसेफ को नेपल्स का राजा बनाया। राइन महासंघ के अंतर्गत दक्षिणी व पश्चिमी जर्मनी के 16 राज्य सम्मिलित किए गए, जिनके राजा नेपोलियन के अधीन थे तथा वे सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, और छोटे छोटे 12 राज्यों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद नेपोलियन ने टेलीरेंट, वर्दियर व वर्नाटोट को शासकीय जागीरें प्रदान की। इस बीच नेपोलियन ने निष्कर्ष तथा निर्णायक रूप से यह घोषणा की, हॉलैंड में कोई भी कार्यकारी प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ एक प्रतिनिधि का होना जरूरी है। अतः मैं राजकुमार लुई, सौतेला भाई था, को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। हम एक संधि वार्ता करेंगे। मेरे लिए सारा मामला सुव्यवस्थित है। इस तरह या फ्रांस के साथ मिलकर सारी व्यवस्था की जाती है। इसमें 1 मिनट भी बर्बाद करना अनुचित होगा, क्योंकि हॉलैंड कई वर्षों से शासित राज्य रहा है तथा उसे एक राजा की आवश्यकता है। डच लोगों ने उस पर आपत्ति प्रकट की, किंतु उनकी उपेक्षा कर दी गई। लुई को इतना बड़ा सम्मान मिलने पर भी कोई खास खुशी नहीं थी। एक तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, दूसरे उसे परिस्थितियां अनुकूल नहीं लग रही थी। उसका विचार था कि फ्रांस का राजकुमार बनने से अच्छा है सिंहासन पर बैठकर मरा जाए। नेपोलियन की पहली पत्नी जोसेफिन बहुत फिजूल खर्च थी। नेपोलियन के भाई बहन भी धन बर्बाद करते थे। वह उन्हें हर सुविधा देता था, किंतु वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। भाइयों की शाही तरक फरक देखकर बहनें भी मांग करती रहती थीं, फिर भी उन्हें शिकायतें थी। वे उसके विरुद्ध दुष्चक्र रचती थी। वे नेपोलियन से कहती थी, श्रेष्ठ घर वालों के लिए भी नेपोलियन ने बहुत कुछ किया। किसी को कहीं का राजा बनाया तो किसी को रानी, किंतु सब व्यर्थ रहा। नेपोलियन के वंश का कोई भी व्यक्ति नेपोलियन द्वारा दिए गए पद के योग्य नहीं था। नेपल्स का राजा बनने के बाद जोसेफ अपनी पहली घोषणा में ही अपनी प्रजा के प्यार की तुलना फ्रांसीसियों के अपने सम्राट के प्रति प्यार से करने लगा, जबकि प्रजा ने उसके राजा बनने की खबर पर अपनी पलकें भी नहीं फरफराई। वह तुच्छ बातें करता था। लुई हॉलैंड का राजा बनने के बाद भी व्यापार करता था। उसे लगता था कि इंग्लैंड के साथ हुए युद्ध का दुष्प्रभाव उसके व्यापार पर पड़ा है, जबकि वह न तो अच्छा शासक ही था और न ही व्यापारी। इन सब के बावजूद भी नेपोलियन ने उसे उच्च पद पर तैनात किया था। नेपोलियन के पास उसकी बहुत शिकायतें आती थी। लुई को हॉलैंड में राजपद पर नियुक्त करके नेपोलियन को भारी निराशा का मुंह देखना पड़ा। जरूरत पड़ने पर उसने लुई से सेना की मांग की तो लुई ने उसे शिकायती पत्र भेज दिया, आप मुझ पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। इस पर नेपोलियन को बहुत क्रोध आया। उसने लुई को समझाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी संकुचित मनोवृत्ति ही कही जाएगी। तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। उलाहने देना व शिकायतें करना औरतों का काम है। पुरुष को सदैव मजबूत इरादे वाला होना चाहिए। तुम चाहते हो युद्ध का सारा खर्चा मैं खुद ही उठाऊं, ऐसा नहीं होता। तुरंत 30,000 सैनिकों की सेना खड़ी करो। तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, जबकि ऐसा करना न अच्छा कहलाएगा न ही व्यवहारिक। अपनी शक्ति को विकसित करो। नेपोलियन ने अपने छोटे भाई जैरोम को पोत अधिकारी की हैसियत से अमेरिका भेजा था। वहां उसने बिना अपने परिवार से विचार विमर्श किए एक मध्यम वर्ग की अमेरिकी महिला से विवाह कर लिया। इस व्यवहार से नेपोलियन विचलित हो गया। उसने जैरोम को किसी प्रकार का सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसे उसके पद से भी हटवा दिया।
इस विवाह से क्रोधित होकर नेपोलियन ने अपनी माँ से उसे रोकने टोकने के लिए कहा। जैसे ही जेरोम को जहाज लिस्बन पहुंचा, नेपोलियन के आदेश पर उसे सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और जेरोम को फ्रांस में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु उसकी पत्नी को नहीं आने दिया। उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। जेरोम को नेपोलियन के समक्ष पेरिस लाया गया तो नेपोलियन ने उससे स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि जल सेना अध्यक्ष का पद प्राप्त करना है तो तुम्हें उस औरत को छोड़ना होगा जिससे तुमने अपनी इच्छा से शादी की है। पद के लालच में जेरोम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसकी पत्नी इंग्लैंड जाकर रहने लगी। नेपोलियन के परिवार में एक उसका सौतेला बेटा एग्नी भी एकमात्र ऐसा सदस्य था जो सक्रिय, निष्ठावान तथा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। नेपोलियन उसके गुणों के कारण उसे बहुत चाहता था और उसका प्रशंसक भी था। नेपोलियन ने उसे इटली का वायसराय बना दिया था तथा बवेरिया की राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया था। नेपोलियन के परिवार में एक और ऐसा सदस्य था जिसकी नज़रों में नेपोलियन विशेष था, जिसे उस पर गर्व था। वह थी नेपोलियन की माँ। नेपोलियन की इच्छा से वह पेरिस में रह रही थी। वह एक विचारशील व परस्पर सहयोग व सौहार्द से रहने वाली स्त्री थी। उसने अपनी माँ को ट्रायनन में रखा हुआ था और उसे प्रतिवर्ष 10 लाख फ्रैंक खर्चे के लिए देता था। नेपोलियन की माँ उन्हें खर्च नहीं करती थी। वह बहुत मितव्ययी महिला थी। कुछ लोग उसे कंजूस कहते थे। इस पर वह कहती, कार्सिका निवासियों ने कई क्रांति देखी है। यदि क्रांति ही समाप्त हो गई तो मेरी संतान का क्या होगा? यदि मेरे बच्चों को कभी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी माँ की बचत उनकी सहायता करेगी। लेटिजिया समय समय पर अपने बच्चों को भोजन पर आमंत्रित करती रहती थी। इस बहाने वह अपने बच्चों से मिल लेती थी। वैसे तो किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि कोई उससे मिलने आए। सम्राट नेपोलियन व राजकुमारों की माँ होने पर भी वह मन ही मन बहुत चिंतित व दुखी रहती थी। कोई देश को सुदृढ़ बनाने के लिए कटिबद्ध था तो कोई देश के अन्य हिस्सों की देखभाल में व्यस्त था, किंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके पास रहकर उसकी सेवा करता। नेपोलियन की माँ का समय अपने पुराने वफादार सेवकों से पुरानी यादें ताज़ा करने में बीतता था। वह अक्सर उनसे कहती, मेरी संतानें मुझे संसार की सबसे सुखी माँ कहती हैं, जबकि मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ, खास तौर से नेपोलियन के लिए। प्रत्येक समाचार मेरे मन में यह भय उत्पन्न कर देता है कि कहीं सम्राट युद्धभूमि में मारा तो नहीं गया। साधारण वेशभूषा में रहने वाली उस भद्र महिला ने फ्रांस के शासक की मां होने पर भी कभी मुकुट या कीमती आभूषण नहीं पहने। साधारण मनकों की माला उस वृद्धा के गले की शोभा बढ़ाती थी। जब कभी कोई उसकी माला के मनकों की कीमत पूछता तो वह मुस्कुराते हुए उत्तर में कहती, मैं अपनी बेटियों की तरह रानी नहीं हूँ, इसी कारण बहुमूल्य आभूषण नहीं पहनती। अपनी माँ की मितव्ययिता से अनभिज्ञ था। वह प्रायः अपनी माँ से कहता, क्या तुम अपने जीवन को नीरस मानती हो? अपनी बेटियों को देखो कैसे ठाठ बाट से रहती है। तुम धन क्यों जमा करती हो माँ? इसे खुले हाथों से खर्च करो। इस पर लेटिजिया का उत्तर होता था, यदि तुम नहीं चाहते हो तो इस लाख के स्थान पर 20 लाख फ्रैंक प्रतिवर्ष दिया करो, किंतु फिर भी मैं अपने स्वभाव के अनुरूप बचत किया करूंगी। वह अपने परिवार के सदस्यों की तो मदद करती ही थी, साथ ही कार्सिका से आने वाले अपने परिचित नागरिकों की भी मदद करती थी। लेटिजिया ने नेपोलियन से कभी कुछ नहीं मांगा। उसने जो अपनी माँ को अपनी इच्छा से दिया उसे ही सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेटिजिया का नेपोलियन पर अपार स्नेह था।
वह कहती थी, मैं नेपोलियन को अपनी अन्य संतानों की अपेक्षा अधिक चाहती हूँ, क्योंकि वह इतना बड़ा आदमी होकर भी इतना भाग्यशाली नहीं है। नेपोलियन ने अपने अवज्ञाकारी तथा कृतघ्न भाई बहनों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी तथा उस पर धन की वर्षा कर दी, किंतु बदले में वह उसे सच्चा स्नेह भी नहीं पा सका। फिर भी वह उनके प्रति सदैव शांत, संयत और स्थिर बुद्धि रहा। अपने सगे संबंधियों की नज़र में नेपोलियन अधूरे संकल्प वाला था। वे उसका उपहास करते थे, जबकि नेपोलियन ने अपने भाई भतीजों की उच्च पद पर नियुक्ति की तथा वह उन्हें अपना वारिस समझता था। उसकी पत्नी जोसेफिन भी उसे नहीं चाहती थी। अपने पहले पति की संतानों को भी उसके विरुद्ध भड़काती थी। तो उसका बेटा एग्नी नेपोलियन का बहुत सम्मान करता था। उसने अपनी माँ को फटकारते हुए कहा था, तुम जानती हो माँ, वह अभी तक जवान है। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि हम आज जो भी हैं उसी की बदौलत हैं। उसने हमें अपना कर कितना बड़ा काम किया है। ने अपनों की कृतज्ञता का खामियाजा नेपोलियन को भुगतना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।